हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी, एक क्लास एमएड थर्ड सेमेस्टर की है। और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। और लेकिन अगर आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस वीडियो सेशन से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप जिस सेमेस्टर में हैं, आप के सेमेस्टर में यदि जो पेपर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो पेपर इंक्लूड है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस में है, तो बिल्कुल आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग जिस पेपर को पढ़ रहे हैं उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधारभूत तत्व पेपर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस पेपर में हम लोग यूनिट 1 को पूरा पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 को भी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 का ये पहला वीडियो लेक्चर है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट 3 के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। ये चीज़ हम देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट भी कर देंगे। यूनिट 3 का जो फर्स्ट टॉपिक होगा उसकी शुरुआत भी आज के इस क्लास में हो जाएगी। चलिए, अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं, यानी कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर बीएड, एमएड, यूजीसी, नेट से रिलेटेड कंटेंट लगातार अपलोड होते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एग्ज़ाम के समय आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप इस पेपर के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा हमारा, आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मिनिमम आपको 200 का पेमेंट करके इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पेपर के टोटल जितने यूनिट हैं सारे यूनिट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, यूनिट 3 के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन, जिसे कि हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिकरण। सीटेट का यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सोशलाइजेशन को भली भांति तरीके से पढ़ लिए होंगे। आप बीएड करके ही एमएड में आए हैं, वहाँ भी आपने सोशलाइजेशन को ज़रूर पढ़ा होगा। एक पेपर बीएड के अंदर रहता है, जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी, उसके अंदर सोशलाइजेशन है। प्लस में सीडीपी जो साइकोलॉजी का पेपर होता है उसमें भी आपको सोशलाइजेशन पढ़ने को मिल जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सोशलाइजेशन से आप परिचित हैं। तो इस यूनिट के शुरुआत में हम लोग सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या अवधारणा होता है, मैकेनिज्म देखेंगे, इससे जुड़े कौन कौन से तंत्र हैं, किस प्रकार से ये वर्क करता है, और सोशलाइजेशन की थ्योरीज यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो यानी हम कह लें कि समाजीकरण के सिद्धांत को भी हम देखेंगे। इसके बाद हम एजुकेशन और सोशलाइजेशन को साथ में देखेंगे,
दोनों के बीच में क्या संबंध है। नीड्स ऑफ सोशलाइजेशन को हम पढ़ेंगे, समाजीकरण की आवश्यकता क्यों है। और जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सोशलाइजेशन का सब सिस्टम है। यानी सोशलाइजेशन जो समाजीकरण होती है वो एजुकेशन के द्वारा ही होती है, तो एजुकेशन उसका सब सिस्टम कहलाएगा, सह अंग कहलाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम शुरुआत में देखेंगे, यानी हम सोशलाइजेशन टॉपिक को पूरे तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सोशल चेंज। सोशल चेंज मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है, 40 मिनट का आई थिंक लेक्चर अपलोड है पहले से। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक, सोशल चेंज के अंदर हमें कॉन्सेप्ट जानना है, सामाजिक परिवर्तन के क्या पैटर्न होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन से जुड़े जितने भी सिद्धांत हैं उनका अध्ययन भी हम इसी यूनिट के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद एजुकेशन किस प्रकार से एक साधन के रूप में कार्य करता है सामाजिक परिवर्तन के लिए, कि हमें समाज में कुछ परिवर्तन लाना है तो हम शिक्षा के थ्रू कैसे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम देखेंगे एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम फैक्टर देखेंगे, कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, और हम सामाजिक परिवर्तन का रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब भी देखेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हमारा सोशलाइजेशन था, दूसरा था हमारा सोशल चेंज। इसके बाद हमको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया इन द फेस ऑफ कास्ट, क्लास, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजनलिज्म एंड इथनिसिटी। भारत में जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्रवाद के सामने सामाजिक परिवर्तन की बाधाएं, ये चीज है क्षेत्रवाद, और एक हो जाएगा आपका जातिवाद भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भर लीजिएगा। तो भारत में जाति, वर्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्रवाद और जो जातिवाद है वो किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के लिए बाधा आता है। हम समाज में परिवर्तन इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जाति, वर्ग, भाषा ये सब जकड़े हुए हैं हमारे लोगों को, इससे ऊपर उठकर हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंतर्गत सोशलाइजेशन, समाजीकरण, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ओनली कॉन्सेप्ट इसका पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट यानी आप समझते ही हैं, हम अवधारणा पढ़ेंगे कि समाजीकरण की क्या अवधारणा है। इसके बाद कल के वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन को हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ये यूनिट आपका थोड़ा बड़ा है तो 7-8 लेक्चर आराम से हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों को आराम से समझना है। फिर क्योंकि वैसे रट रटा के पढ़ना है तो फिर तो कहीं से पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि आप एमएड में हैं। चलिए, तो सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझने से पहले एक कहानी पे आते हैं। चलिए, कहानी क्या है ध्यान से समझिएगा। एक गांव है, गांव मतलब आप लोग समझते होंगे, गांव विलेज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विलेज। आप लोगों में से बहुत लोग गांव से होंगे। एक गांव है, गांव का नाम क्या है? विजू। विजू नाम का एक गांव है, और इसी गांव में एक टोला है। टोला मतलब प्रखंड बोल सकते हैं, गांव का एक छोटा सा भाग। बीजू गांव के अंदर एक टोला है, टोले का नाम क्या है? झुनकी। झुनकी। और ये जो टोला है झुनकी, यहाँ पे क्या होना है? रामलीला होना है। गांव जो बीजू है, बीजू गांव में एक झुनकी टोला है, इस झुनकी टोला में रामलीला होना है। रामलीला आप समझते ही होंगे। रामलीला क्यों होना है?
क्योंकि दशहरा आ रहा है, दशहरा आता है तो रामलीला होता है, हमारे भारत में परंपरा है। अब जब रामलीला होना है तो रामलीला किसके द्वारा कराया जाएगा भाई? तो रामलीला मंडली में शामिल अलग अलग समूह ही इसे सफल बनाते हैं। जो रामलीला का कार्यक्रम हमें देखने को मिलता है तो अलग अलग समूह इसमें शामिल होते हैं, इस मंडली में वही लोग पूरा काम करते हैं, जिम्मेवारी संभालते हैं और गांव में रामलीला कार्यक्रम हो पाता है। वो अलग अलग समूह कौन से होते हैं? अध्यक्ष होते हैं जो सारे फैसलों पे प्रमुख रूप से निर्णय लेते हैं। कोषाध्यक्ष होते हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं। तकनीकी समूह भी होता है जो डीजे साउंड से लेके लाइट वाइट का पूरा व्यवस्था करते हैं। तो ये अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तकनीकी, ये प्रबंधन समूह में आ जाएंगे, मैनेजमेंट ग्रुप में आ जाएंगे। इसके अलावा भी रामलीला का कार्यक्रम कराना है तो नाटक मंडली का भी समूह होना चाहिए। नाटक मंडली में अभिनेता और अभिनेत्री होती है जो रोल करते हैं, सीता मैया का रोल, राम भगवान का रोल, हनुमान जी का रोल। तो अलग अलग रोल करने के लिए अभिनेता और अभिनेत्री का भी समूह होना चाहिए। इसके अलावा रामलीला सफल कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए गायन वादन समूह भी होना चाहिए। ढोल, हारमोनियम, आर्गन पैड, ये सब बजाने वाले होने चाहिए। गायक होने चाहिए जो रामायण के चौपाई को गा सकें, जैसे कि हम व्यास बोलते हैं। तभी जाके रामलीला क्या हो पाता है? संपन्न हो पाता है। आइए हम आपको कुछ इमेज दिखाते हैं रामलीला से संबंधित, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चल पाएगा। अगर आप जैसे हिंदू धर्म के नहीं हैं, अदर धर्म के हैं, तो हो सकता है आपको रामलीला ना पता हो, तो हम थोड़ा दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले के सामने दिख रहा होगा आपको, ये रामलीला की तस्वीर है। सीता मैया हैं, राम भगवान हैं, लक्ष्मण भगवान हैं। तो जब राम भगवान अयोध्या लौटे थे वनवास अपना पूरा करके, तो उसी के खुशी में दशहरा मनाया जाता है और पूरा रामलीला होता है। यानी जिस प्रकार से रामायण में जो कुछ भी बीता था राम भगवान के साथ, सारे को सारे की भूमिका निभाई जाती है, करके दिखाया जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं, हमने बोला था कि रामलीला कराने के लिए रामलीला मंडली की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे मंडली का नाम लिखा हुआ है, श्री आदर्श रामलीला नाटक मंडली भाटाधारा। तो ये मंडली के टोटल क्या हैं? सदस्य हैं। इसमें जो सदस्यों के समूह हैं वो अलग अलग समूह हैं। इसमें एक प्रबंधन समूह के लोग होंगे जो कि पूरा प्रबंधन का कार्य कर रहे होंगे। तो प्रबंधन का काम बड़े व्यक्ति ही कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये होंगे। फिर इसके बाद नाटक मंडली समूह है, तो ये सारे जो नए नए युवा दिख रहे हैं सब रोल किए होंगे। गायन वादन वाले होंगे, तो गायन वादन वाले ये सारे मतलब मंडली का समूह है, जिसके कारण कि रामलीला हो पाता है। इस सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आप रिलेट कर पाएंगे। मैंने लास्ट में बोला कि गायन वादन वाले भी होते हैं जो बजाते हैं, गाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यास जी हैं, बजाने वाले हैं, दर्शक भी हैं, जिससे कि रामलीला हो पाता है। चलिए अब इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम यहाँ तक समझ गए कि एक गांव था वीजू। वीजू गांव में एक झुनकी टोला था। वहाँ पे रामलीला इस साल होना है, और रामलीला होने के लिए जितने लोग चाहिए होते हैं, जो व्यवस्था चाहिए होती है, उसकी चर्चा भी हमने आपसे किया। अब ये जो वीजू गांव है और वीजू गांव में जो झुनकी टोला है, वहाँ एक बंदा है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राजीव। क्या नाम है? राजीव। ये जो व्यक्ति है राजीव बहुत ही प्रसिद्ध है इस गांव में। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि ये राम की भूमिका करता है। जब भी दशहरा होता है तो राम का रोल करता है। और आप तो देखे होंगे कि कोविड के समय में रामायण टीवी पे प्रसारित करवाया गया था, तो जो राम का उसमें रोल किए थे भारत में कितने प्रसिद्ध हैं। तो उसी प्रकार से वीजू गांव में राजीव ने राम का रोल किया, तो बहुत ही लोग इसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भाई एज अ राम के रूप में उनको देखते हैं गांव वाले। तो इनको बहुत ही सम्मान मिलता है गांव में, और लोग इन्हें बुद्धिजीवी समझते हैं, क्योंकि ये रामलीला में राम का रोल करते हैं।
लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसी गांव में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है पटकन। क्या नाम है? पटकन। ये जो पटकन महोदय हैं ये खुश नहीं है, बहुत ही निराश हैं। क्यों निराश हैं भैया? इसलिए निराश हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सारा गांव राजीव को ही बहुत इज्जत देता है। क्या प्रसिद्धि है राजीव की, लोग बहुत सम्मान करते हैं, उसे बुद्धिजीवी समझते हैं। तो पटकन भी वैसा ही सम्मान पाना चाहता है, वैसा ही इज्जत पाना चाहता है गांव में। तो वो ऐसा इज्जत कैसे पाएगा? तो वो भी राम का रोल करना चाहता है। पटकन को भी लगता है कि एक बार दशहरा के अंदर रामलीला मंडली में मुझे राम का रोल करने का मौका मिल जाए तो गांव में जैसे प्रसिद्धि राजीव की है वैसे ही प्रसिद्धि मेरी भी हो जाएगी। तो राजीव की प्रसिद्धि से खुश नहीं है पटकन, राजीव के जगह पे खुद को देखना चाह रहा है कि भैया राम का रोल वो क्यों करता है, मैं करूं, और जो इज्जत सम्मान गांव में उसे मिलता है वो मुझे मिलना चाहिए, उसका हकदार मैं हूं, ऐसा उसे लगता है। पर इस साल भी उसे नाटक मंडली में जगह नहीं मिल सका। इस साल भी जो दशहरा होना है उसमें सीधा सीधा बोल दिया कि भैया राम तो दूर, हम तुम्हें नाटक मंडली में शामिल ही नहीं करेंगे, तुम किसी भी रोल का अभिनय नहीं कर पाओगे, दूर जाओ, बिल्कुल दूर जाओ। तो पटकन का जो सपना था कि राम का रोल करने का और गांव में इज्जत पाने का, वो सपना ही रह गया, पूरा नहीं होने वाला। तो भाई नाटक मंडली ने पटकन को मना कर दिया कि हम आपको राम का रोल इसमें नहीं देंगे। राम का रोल क्या, नाटक मंडली में ही नहीं रखेंगे, कोई भी रोल नहीं देंगे। तो उसने पूछा होगा भाई ऐसा क्यों, तो मंडली को कुछ कारण भी तो बताना होगा कि क्यों नहीं लेंगे। तो मंडली ने उससे कहा कि अभिनय सीखो पटकन बाबू, अभिनय सीखो, एक्टिंग करना सीखो। क्या होता है एक्टिंग, एक्टिंग कैसे किया जाता है? नजरें मिलाकर, भाव में आकर, संयमता के साथ, संयम यानी धैर्य के साथ अंतः क्रिया का अभ्यास करो। यानी पटकन को बातचीत करने का कुछ ढंग नहीं पता था, नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता है, सकुचाता है, अटक अटक के बोलता है, भाव में नहीं बोल पाता है। खुशी की बात बोलनी है तो दुख में बोलेगा, दुखी की बात बोलनी है तो खुशी में, भाव का स्पष्टता नहीं है उसके पास, संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, बिल्कुल छटपटाहट सी है, हुड़दंग सा है। तो गांव में उसकी छवि खराब है। बोल दिए कि तुमको ना तो एक्टिंग आती है, नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते हो, भाव में कोई बात नहीं बोल पाते हो, संयम नहीं है तुम्हारे अंदर, आगे जाओ ठीक से बात करना सीखो। इसके अलावा एक कारण और बताए, बोले स्वच्छ रहो, काबिल बनो। भाई अब तुम राम का रोल मांग रहे हो, अब राम का रोल किसी को तो मिल नहीं जाएगा। राम कितनी अच्छी छवि है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तुम गांजा फूकते हो, तुम्हारे बाल घुंघराले हैं, बड़े बड़े बाल हैं, पूरा एकदम बहुत बड़े बड़े, गंदे कपड़े पहनते हो, नशा करते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। तुम्हें राम की देके गांव की इज्जत डुबानी है क्या? चलो भैया तुम्हें हम रावण का भी रोल देने के लिए सोच लेते कि चलो रावण का रोल दे देते हैं क्योंकि तुम ऐसे काम करते हो तो, लेकिन एक्टिंग भी तो तुम्हें नहीं आती है, नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते हो, भाव में आकर बात नहीं कर पाते हो, संयमता के साथ तो कुछ बात नहीं कर पाते हो, तुम्हें किसी का रोल नहीं मिल सकता। तो ये मंडली ने कारण बताया। तो कुल मिला के जो हुआ कि लोगों द्वारा इसे नाटक मंडली के अयोग्य समझा गया। इसे किसे? पटकन को, पटकन को अयोग्य समझा गया। किस चीज के लिए? नाटक मंडली में शामिल करने के लिए, कि भैया तुम किसी चीज का रोल नहीं कर पाओगे, अयोग्य समझा गया। अतः पटकन नाटक मंडली में हिस्सा नहीं ले सका। बहुत ही उसके अंदर दिलासा थी, इस साल दशहरा में जो रामलीला होगा नाटक मंडली में हिस्सा लेंगे, राम का रोल करेंगे, इज्जत विज्जत पाएंगे, लेकिन ये सब संभव नहीं हो सका क्योंकि उसे कुछ तौर तरीका जो व्यवहार होते हैं वो सब उसके विचित्र थे, कुछ भी स्किल नहीं था, कोई तौर तरीका, ढंग, रूल रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट्स, आचार संहिता जो समाज के होते हैं, कुछ भी उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं की।
तो आज वो समाज में भाग लेने से वंचित रह गया। अगर वो ये सब सीखा होता तो गांव में उसे इज्जत मिलता, रामलीला में भाग ले पाता, समाज में अपनी भूमिका को अच्छे से तय कर पाता। अब हम बात करेंगे समाजीकरण की। पटकन का समाजीकरण तो नहीं हुआ था, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। समाजीकरण होता तो बाटियां अच्छे से बात कर लेता, साफ सुथरा रहता, महत्व समझता समाज में किस प्रकार से प्रतिष्ठा पाना है। समाजीकरण नहीं हुआ था तो कितना घाटा हुआ उसका। तो इसीलिए समाजीकरण अस्तित्व में आया जी। समाजीकरण की बात करना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि अगर व्यक्ति का समाजीकरण ढंग से नहीं हुआ, उसको कोई भी चीज आएगी ही नहीं, उसका व्यक्तित्व एकदम फीका होगा, व्यक्तित्व में दम नहीं होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं समाजीकरण के शुरुआत की, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे अस्तित्व में आया। देखिए, कोई व्यक्ति है वो जन्म लेता है, क्या होता है, जन्म लेता है। कहाँ पे जन्म लेता है, समाज में जन्म लेता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सिर्फ वो क्या होता है, बायोलॉजिकल विंग होता है, एक जैविक प्राणी होता है, उसको कोई भी चीज समाज के बारे में पता नहीं होती है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, कोरा प्लेट होता है। तो कोई व्यक्ति जन्म ले लिया समाज में, तो सिर्फ समाज में जन्म लेने से सारी चीजें तय नहीं हो जाती हैं। क्या सारी चीजें तय नहीं हो जाती हैं कि समाज उसे कितना स्वीकार करेगा भविष्य में। कोई व्यक्ति समाज में जन्म ले लिया तो समाज उसे पूरी तरीके से स्वीकार करेगा, उसको मान प्रतिष्ठा इज्जत मिल जाएगा, ये थोड़ी ना तय हो जाता है। ये तो वो कैसा काम करता है आगे जाके वो निर्भर करेगा। वह समाज के कार्यों में किस हद तक भाग ले पाएगा ये भी तय नहीं हो पाता, ये भी प्रश्न है। जन्म भी लिया है, कितना समाज द्वारा स्वीकार किया जाएगा, कितना समाज में योगदान दे पाएगा, सारे चीजें प्रश्न मार्क है। समाज के प्रतिष्ठित बेहतर सदस्य के रूप में वह कितना योग्य हो पाएगा ये भी सवाल है कि वो समाज के अंदर कितना योग्य सदस्य समाज का बन पाएगा। तो हमने क्या बात किया कि कोई व्यक्ति क्या होता है भैया, जन्म लेता है। तो जन्म लेने से, जन्म कहाँ लेता है, समाज में लेता है। तो समाज में सिर्फ जन्म लेने से ही चीज़ें तय नहीं हो जाती हैं। क्या चीज़ें तय नहीं हो जाती हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा, यानी समाज उसे भविष्य में कितना स्वीकार करेगा, समाज का कितना योग्य सदस्य बन पाएगा, वो समाज का योग्य सदस्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, समाज के कार्यों में कितना अपना भाग ले पाएगा, कितना योगदान ले पाएगा, ये सारी चीज़ों पे प्रश्न मार्क होता है। तो समाज भविष्य में उसे कितना स्वीकार करेगा, समाज का कितना वो योग्य सदस्य बन पाएगा, समाज के कार्यों में कितना भाग ले पाएगा, कितना समाज में योगदान दे पाएगा, ये सारी चीज़ें समाजीकरण से तय होती हैं। किस व्यक्ति का कितना, कैसे, किस प्रकार से समाजीकरण हुआ है, उसी से ये चीज़ें तय होगा कि वो भविष्य में समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी, समाज का कितना योग्य सदस्य कहलाएगा, समाज में कितना भाग ले पाएगा, कितना समाज में अपना योगदान दे पाएगा। ये सारी चीज़ें समाजीकरण पे ही निर्भर हैं। महात्मा गांधी जी का बहुत ही अच्छा समाजीकरण हुआ था। माता जी बचपन में ही राजा हरिश्चंद्र के कविताएं सुनाती थी, गांधी जी राम की कथा सुनते थे अपनी माँ से, तो उनका समाजीकरण बहुत अच्छा हुआ। आगे जाके समाज ने उन्हें बहुत अच्छा स्वीकारा और वो समाज में कितना योगदान कर पाए, पूरा देश उनके नाम से जाना जाता है। तो समाजीकरण तय करता है कि व्यक्ति का भविष्य में समाज में स्वीकार्यता कितनी होगी, समाज का वो कितना योग्य सदस्य कहलाएगा, कितना भाग ले पाएगा, क्या योगदान दे पाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक मानव हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व या पहचान नहीं बन पाएगा। अगर किसी व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हुआ है तो वह समाज में रहने के कम ही योग्य होता है। यानी समाज में वो रहेगा तो जरूर, लेकिन बिना काम का रहेगा जी, समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, वेले बोलेंगे उसको सब, वेले है जी ये तो।
बहुत सारे संघर्षों, द्वंद्व, कन्फ्यूजन में पूरी जिंदगी बीत जाएगी। अंधकारमय जीवन से मिलना पड़ेगा उसको, उसके जीवन में कुछ उजाला नहीं होगा। पटकन देख सकते हैं, बहुत कोशिश किया लेकिन गांव में आज भी उसे इज्जत नहीं मिल पा रही है। राजीव को इज्जत मिल जा रही है क्योंकि राजीव साफ सुथरा रहता है, अच्छे से बातें करता है, नशा नहीं करता है, गांजा नहीं फूकता है, तो चीजें सही हुई है। पटकन महोदय का समाजीकरण ढंग से नहीं हुआ, सीख नहीं पाए क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है, तो समाजीकरण नहीं हुआ तो ये गलत रास्ते पे निकल पड़े। बुद्धि कम, विवेक इनके अंदर नहीं आ पाया, तो इनका जीवन जो है वो संघर्ष, द्वंद्व, संघर्ष ही तो है। रामलीला में भाग लेना चाह रहा है, खूब दौड़ा लेकिन ले नहीं पाया। अंधकारमय जीवन से मिलना पड़ रहा है, तो समाजीकरण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। क्या है जी? समाजीकरण पहले तो एक प्रोसेस है, ये चीज हम नहीं भूलेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग समाज के मानदंडों मतलब जो समाज के नॉर्म्स होते हैं, रीति रिवाजों, रूल्स एंड रेगुलेशंस और व्यवहारों, बिहेवियर को सीखते हैं समाजीकरण के द्वारा। यह प्रक्रिया व्यक्ति के मानक, कि व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, कौशल, व्यक्ति के अंदर स्किल कितना है, दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाती है। व्यक्ति का जितना अच्छा, जितना ज़्यादा समाजीकरण होगा वो व्यक्ति उतना ही श्रेष्ठतम संस्करण की ओर आगे बढ़ेगा, यानी बेहतर संस्करण में वो जाएगा। जैसे गांधी जी बचपन में बहुत डरते थे भूत प्रेत से, लेकिन जैसे जैसे उनकी माँ और उनके घर में जो काम करती थी उनको वो बहादुरी के किस्से सुनाती गई, फिर गांधी जी एक दिन ऐसा व्यक्तित्व बने कि भारत के लोगों के अंदर जो डर था उसको भगा दिया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबको तैयार कर दिया। तो व्यवहार में बदलाव भी ला देती है समाजीकरण। समाजीकरण के जरिए ही लोग समाज के योग्य सदस्य बनते हैं। राजीव स्वच्छ रहता था, नशा नहीं करता था, वाक शैली बहुत अच्छी थी, नम्रता से बातें करता था, तो यानी उसका समाजीकरण कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ था। तो उसे राम का रोल मिला, गांव में इज्जत मिला, समाज का योग्य सदस्य माना जाता था, लोग उसे बुद्धिजीवी समझते थे। वहीं पटकन महोदय वेल्ले समझते थे इसको, सब कुछ मिल भी नहीं पाया। एक सेकेंड थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई। चलिए, तो ये चीज है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जन्म के बाद से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक समाजीकरण होता रहता है। समाजीकरण का मतलब क्या है? हम सीख रहे हैं जी, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और हमारे अंदर बदलाव आ रहा है जीवन भर। युवावस्था में स्कूल कॉलेज के अंदर सीखते हैं, किशोरावस्था में जो बोल सकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और प्रौढ़ा में चले जाते हैं तो शादी विवाह होता है, रिश्तेदारों से मिलते हैं, व्यापार होता है, समाज के लोगों से सीखते हैं। वृद्ध हो जाते हैं तो रेडियो सुनते हैं, वहाँ से सीखते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, समाजीकरण होता रहता है, समझ बढ़ती रहती है। अब हम बात करेंगे समाजीकरण के कुछ इम्पोर्टेंट की वर्डों पे, जिससे कि उसे हम रिलेट कर सकते हैं और समाजीकरण के बारे में स्पष्टता से क्लियरिटी हमारे मन में होनी चाहिए। हमारे अंदर जो इसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो समाजीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, जो बर्थ टू डेथ चलती रहती है, जन्म के बाद से शुरू हो जाती है और मृत्यु की शैया पे जब तक हम लेट नहीं जाते तब तक ये चलती रहती है। समाजीकरण जो है, सोशलाइजेशन जो है, बायोलॉजिकल बीइंग टू सोशल बीइंग बनने की ओर इसमें हम बढ़ते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है, आप मुझे बताइए? वो होता है जैविक प्राणी, बायोलॉजिकल विंग। फिर जब जन्म ले लेता है
माँ के गोद में खेलता है, फिर इसके बाद खिलौनों से खेलता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, माँ बाप उसे तोतली आवाज में बोल के सिखाते हैं, बेटा मम पियोगे मम पियोगे। नेबरहुड के जो लोग होते हैं वो सिखाने की कोशिश करते हैं, और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, वहां सीखते जाता है। तो जैविक प्राणी से वो सोशल बीइंग बनने की ओर आगे बढ़ता है, यानी सामाजिक प्राणी बनने की क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में, समाजीकरण की प्रक्रिया में, बायोलॉजिकल विंग से सोशल बीइंग बनने की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। समाजीकरण क्या है? व्यक्ति मतलब बालक जन्म लिया, तो जन्म जब लेता है कोई बालक, तो इसे क्या बोला गया है? कोरा कागज, कुछ नहीं आता है इसे, जैसा सिखाइएगा वैसा ही सीख जाएगा। एक वाटसन महोदय थे, आप इनके बारे में जानते होंगे, व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म। ये बोलते थे कि मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, जो बनाने के लिए बोलिए वो बना दूंगा, डॉक्टर, वकील, चोर, इंजीनियर, जो बोलिए, कोरा कागज है जी। ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा, जो मन वो बना दूं, ऐसे इन्वायरमेंट में उनको रखूंगा, मैं कुछ भी बना दूंगा। तो समाजीकरण के थ्रू ही बनाते। तो समाजीकरण जो प्रक्रिया है, उसमें जो बालक होता है या व्यक्ति होता है वो इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज का मतलब क्या है? कि आत्मसात करता है, समझ लीजिए, या चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है, चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है। एडॉप्ट करता है, जो चीज़ें देखता है, समझता है, अनुभव करता है, उसे ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। भगवान के सामने हम अगरबत्ती दिखाते हैं, क्या हम चीज़ों को देख के ग्रहण ही तो कर लेते हैं? फिर कभी भी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो सर झुकाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है और उसको अपने अंदर समा लिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इंटरनलाइज करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। क्या इंटरनलाइज करते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, समाज हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, वैसी चीज़ें हम करेंगे। यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीज़ों को हम अपने अंदर सीखते हैं, जानते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन समाज के क्या हैं, समाज के नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यू क्या हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे हम मदद कर देते हैं, परोपकारी हम होते हैं, हिंसा नहीं करते हैं, तो सारे समाज के जो नियम हैं, अभिवादन करते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं। इस प्रक्रिया से व्यक्ति सिविलाइज्ड बीइंग बन पाता है। अगर हमें बचपन से ही लगातार आचार संहिता सिखाया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या अच्छा है क्या बुरा है, नियम और नीतियाँ सिखाई जाएं कि कोई बड़ा आता है तो अभिवादन करते हैं, बड़े को नाम लेके नहीं बुलाते हैं, अगर कोई मदद की ज़रूरत है किसी व्यक्ति को तो उसे मदद करनी है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो अपने पास है तो थोड़ा उसको भी दे के खाएँ। और जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स भी हम सीखते हैं, दीपावली के दिन क्या करना है, होली के दिन क्या करना है, घर में कचड़े नहीं रखने हैं, साफ सफाई रखनी है, सारी चीज़ें। तो ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है? हम सिविलाइज्ड बीइंग बन जाते हैं, हम सभ्य प्राणी बन जाते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? सोशलाइजेशन के ही थ्रू हो पाता है। समाजीकरण का जो आउटकम्स होता है, जो प्रतिफल होता है, यानी कि किसी बालक का समाजीकरण हुआ और उस समाजीकरण से उसका व्यक्तित्व कैसा बना। गांधी जी बचपन में सत्य अहिंसा की कहानी सुनते थे तो वो अहिंसा के पुजारक बन गए, मतलब पुजारी बन गए, देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश के बापू कहलाते हैं। तो जो समाजीकरण का आउटकम है, जो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा व्यक्ति के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। जरूरी नहीं है कि मतलब सारे व्यक्ति में समाजीकरण के बाद एक जैसा देखने को मिलेगा। ये निर्भर करता है समाजीकरण की प्रक्रिया किस संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र के बीच हो रही है। अगर कोई बालक इंडिया में रह रहा है तो वो क्या होगा? धार्मिक निकलेगा, वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होगा और भारत की चीज़ों को सीखेगा, नम्र होगा, ये तमाम चीज़ें। चलिए देखिए, तो ये चीज़ है। अमेरिकी व भारतीय व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका में
समाजीकरण अलग संस्कृति में होता है, वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, तो किस संस्कृति के बीच में समाजीकरण हो रहा है वैसा ही व्यक्तित्व हमें देखने को मिलेगा व्यक्ति का। ये चीज़ है, उसका आउटकम जो होगा वो अलग अलग होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि समाजीकरण समाज के मानदंडों यानी नॉर्म्स, आइडियोलॉजी को व्यक्ति अपने आंतरिक आत्मसात करता है, अपने अंदर समाता है इस प्रक्रिया के थ्रू, समाजीकरण के प्रक्रिया के थ्रू। जो समाजीकरण है, जो सोशलाइजेशन है, वो फॉर्मल वे में भी हो सकता है और इनफॉर्मल वे में भी हो सकता है, दोनों तरीके से होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ये बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। आप देखते हैं कि स्कूल में भी सोशलाइजेशन होता है। स्कूल क्या है? फॉर्मल वे है, फॉर्मल जगह है। इसमें सिस्टमेटिक वे में होता है, आप ड्रेस पहन के आते हैं, सारे सिलेबस को पूरा करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तब जाकर कुछ सीखते हैं। वहीं फैमिली के अंदर भी सोशलाइजेशन होता है, माता पिता के द्वारा बच्चा चीज़ों को सीखता है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से सीखता है। कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है कि ये ड्रेस पहन के आओगे तब तुम्हें सिखाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे तब सिखाएंगे। नॉर्मल एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। तो जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों वे में होगा, ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना है। समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है। जब हम अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, सारे नॉर्म्स को सीख जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को सीख जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें मालूम होंगे, तो हम बिल्कुल डिसिप्लिन होंगे, हम एक सिविलाइज्ड बीइंग की तरह बिहेव करेंगे। अब आपको लास्ट चीज़ समझनी है कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस के दौरान बिहेवियर रेगुलेशंस होते हैं, यानी बिहेवियर को हम रेगुलेट करते हैं, अलग अलग व्यवहारों को देखते हैं हम, और किस व्यवहार को हमें रखना है, किस व्यवहार को आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लर्निंग ट्रांसफ़र होता है, बहुत सारी चीज़ें हम किसी से सीखते हैं, कोई हमसे सीखता है, तो यानी अंतःक्रिया के माध्यम से लर्निंग ट्रांसफ़र होता है। अभी भी लर्निंग ट्रांसफ़र हो रहा है, आप हमसे कुछ सीख रहे हैं और हम आपके थ्रू भी कुछ ना कुछ सीखेंगे जब आप कमेंट वगैरह करेंगे तो वो चीज़। हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है सोशलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान, हम चीज़ों को सीखेंगे, नए नए कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा वैल्यू अच्छे बढ़ेंगे, तो हम तो खुश ही रहेंगे ना कि हम एक बेहतर संस्करण में जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये जब हो रहा होता है तो हम अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, लर्निंग ट्रांसफ़र हो रहा होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ रहा होता है। तो चलिए, आई थिंक आज आप सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बिल्कुल भी बताएंगे जहाँ पे भी जो भी डाउट्स होगा। चलिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा जो एमएड में पढ़ रहे हैं उनके पास, चाहे अपने आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, दोनों को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन। ये सेशन कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिएगा।